इमरान ने सड़क छोड़कर अब जीप को पहाड़ी रास्तों पर दौड़ाना शुरू कर दिया था और इसके साथ ही उसने जीप का रुख भी बदल दिया था। पहले वो मगरिब की तरफ जा रहा था, लेकिन अब जीप का रुख शमाल की तरफ था। इन पहाड़ियों पर कोई बाकायदा सड़क मौजूद नहीं थी। अलबत्ता कुदरती रास्ते मौजूद थे जो ना सिर्फ तंग थे बल्कि ऊंचे नीचे होने की वजह से इंतहाई खतरनाक भी थे। यहाँ इतनी बड़ी जीप को ड्राइव करने के साथ साथ उसे गहरी खाइयों में गिरने से बचाने के लिए इंतहाई मुस्तैदी और माहिरानापन की जरूरत थी। लेकिन जीप में मौजूद तमाम अफराद इस तरह लापरवाही के अंदाज में बैठे हुए थे जैसे जीप ऊंचे नीचे इंतहाई खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर चलने की बजाय किसी मैदान की फराख और हमवार सड़क पर दौड़ रही हो। उसकी वजह इमरान की ड्राइविंग थी। सबको इत्मीनान था कि इमरान जीप को इन सबसे ज्यादा बेहतर अंदाज में चला और संभाल सकता है। पहाड़ियों पर ऊंची नीची झाड़ियों की कसरत थी। उनके साथ दरख्त भी मौजूद थे, लेकिन उनकी तादाद हाथ कम थी। ये रास्ते जिन पर इमरान जीप चला रहा था उन पर छोटी छोटी झाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन इन झाड़ियों के बावजूद रास्ता नजर आ रहा था। इमरान साहब, क्या हम कैंप की अकबी तरफ जा रहे हैं? सफदर ने पूछा। नहीं, हम साइड पर जा निकलेंगे। जीप साइड पर रोकर हम दीवार के साथ साथ लेकिन थोड़ा फासला देकर चलते हुए साइड खत्म करके अकबी तरफ को घूम जाएंगे और फिर आगे जाकर जिस प्लान का मैंने जिक्र किया है उस पर अमल होगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, बेहोश कर देने वाली गैस तो साइड से अंदर फायर कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। मुझे अंदर के बारे में जो मालूमात मिली है उनके मुताबिक अंदर दो बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। उनमें से एक इमारत दूसरी तरफ और एक परले कोने में है। इस तरफ जिधर हम मौजूद हैं पहाड़ियां और खाइयां मौजूद हैं जहां स्टार एजेंटों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरफ गैस फायर करना गैस को ज़ाया करने के मुतरादिफ है, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर हमें परली तरफ आना चाहिए था, इधर की बजाय, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। इधर पहाड़ियों पर जीप चलाने के लिए ऐसे रास्ते भी नहीं है जैसे यहाँ है, इसीलिए वहाँ हमें पैदल चलना पड़ता और फिर ऊपर जो वॉच टावर बना हुआ है उससे भी इधर चेकिंग हो सकती है क्योंकि वो जगह इन इमारतों के करीब है। इस तरफ चूंकि इमारतें नहीं हैं बल्कि हारदार तारे हैं, इसीलिए इस तरफ इनकी तवज्जो नहीं है और फिर इधर से वो वॉच टावर भी हाथ से फासले पर है, इसीलिए ना हम उसे देख सकते हैं और ना ही वो हमें चेक कर सकते हैं। अलबत्ता जब हम अकबी तरफ पहुंचेंगे तो फिर वॉच टावर से वो हमें चेक कर सकेंगे, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। वो पुख्ता सड़क से काफ़ी फासले पर आ गए थे। सड़क उन्हें नज़र न आ रही थी, लेकिन उसके साथ कैंप की ऊंची दीवार भी नज़र आ रही थी। शायद पहाड़ियों और चट्टानों के दरमियान में होने की वजह से ऐसा हो रहा था। बहरहाल इमरान जीप चलाई जा रहा था। दिन की तेज़ रोशनी में उसे सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। इमरान साहब, अगर हम रात को आते तो ज़्यादा सहूलत होती, अचानक सफदर ने कहा। रात को इन पहाड़ियों पर जीप तो क्या, हम पैदल भी नहीं चल सकते क्योंकि जीप की हेडलाइट्स और पैदल चलने की सूरत में टॉर्च नहीं जला सकते थे और वॉच टावर से नाइट दूरबीनों की मदद से हमें आसानी से चेक किया जा सकता था, इसीलिए दिन की रोशनी में हम इत्मीनान से काम कर सकते हैं, इमरान ने तफसील से सारी वजूहात बताते हुए कहा। अगर तुम इसी तरह जवाब देते रहो तो कैसा अच्छा हो, जूलिया ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। लेकिन हमारे माशरे में तो जवाब देने को अच्छा नहीं समझा जाता, इमरान ने कहा। तो जूलिया के साथ साथ बाकी साथी भी बेइख्तियार हंस पड़े। फिर जीप जैसे ही एक चढ़ाई पर पहुंची तो उन्हें दूर से पहाड़ियों के दरमियान दीवार के ऊपर वाला हिस्सा नजर आने लग गया था जिस पर हारदार तारें लगी हुई दिखाई दे रही थीं। इमरान ने भी थोड़ी ही जीप आगे बढ़ाई थी कि उसने एक तरफ गहराई में उसे उतार कर रोक दिया। अब इससे आगे जाना खतरनाक हो सकता है, हमें देखा और चेक किया जा सकता है, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही वो जीप से नीचे उतर गए। उसके नीचे उतरते ही उसके सारे साथी भी नीचे उतर आए। अकबी तरफ मौजूद बैग भी उठा लिए गए। इमरान ने बड़ा बैग खोलकर कमान मशीन पिस्टल, जिनकी तादाद 6 थी, उठाए और एक एक पिस्टल उसने सबको दे दिया जबकि एक अपनी कोट की जेब में डाल लिया। आओ अब चले, इमरान ने कहा और ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। उसके साथ ही उसके पीछे थे सवाए जूलिया, सालेहा और इमरान के बाकी सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर। तीनों ने अपनी कमर पर स्याह रंग के बैग्स बांध रखे थे। इन बैग्स में ज़रूरी असलहा था जबकि इन तीनों की बगलों में मशीन गनें मौजूद थीं। इमरान साहब, ये तो हादसा वसी एरिया है, इस तरफ अगर हम गैस फायर कर दें तो क्या वो खुली फिजा में होने के बावजूद एरिया की दूसरी तरफ मौजूद इमारतों तक पहुँच सकेगी? सफदर ने कहा। नहीं, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? सफदर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम समझ रहे हो कि हम यहाँ से गैस फायर करेंगे? ऐसा नहीं है, हम दीवार के साथ साथ चलते हुए अकबी तरफ से इस वॉच टावर के करीब पहुंचकर गैस फायर करेंगे जिससे वॉच टावर पर मौजूद अफराद बेहोश हो जाएंगे और साथ ही मौजूद दोनों इमारतों में मौजूद अफराद भी। फिर हम वॉच टावर की रेलिंग पर कमांड डालकर मशीन के जरिए खींचकर बराह रास्त टावर पर पहुंचकर अंदर उतर जाएंगे, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। अब वो दीवार के इतने करीब पहुंच चुके थे कि दीवार आबादी से ज्यादा उन्हें नजर आ रही थी। दीवार मशरिक से मगरिब की तरफ बनी हुई थी और जहां इमरान और उसके साथी मौजूद थे वहां से दीवार तकरीबन 200 फुट मगरिब की तरफ जाकर अब फिर शुमाल की तरफ मुड़ जाती थी और फिर थोड़ी देर बाद वो दीवार के करीब पहुंच गए। अब दीवार के साथ चलते हुए हमने आगे बढ़ना है और फिर दीवार के साथ ही मुड़ जाना है, लेकिन ख्याल रखना कि हमें टावर की वजह से चेक ना किया जा सके। वैसे हम दीवार के करीब हो जाने की वजह से वॉच टावर से नजर नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी हमें इंतहाई मुहतात रहना होगा वरना ऊपर से होने वाली फायरिंग से हम में से एक भी ना बच सकेगा, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। जहां दीवार खत्म हो रही थी वहां से वो दीवार के साथ मुड़ गए। अब उन्हें दूर से टावर की छत नजर आने लग गई थी। इमरान की बात दुरुस्त थी कि दीवार के दरमियान हला नहीं था बल्कि टावर काफी अंदर बनाया गया था। वो दीवार के साथ चलते हुए आगे बढ़ते रहे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे टावर का काफी हिस्सा अब उन्हें नजर आने लग गया था।
वो एक कतार की सूरत में आगे बढ़ रहे थे। उनकी हत्ता उल वसा कोशिश यही थी कि उनके जिस्म दीवार से ना छू सकें, क्योंकि अलार्म बज सकते थे। फिर अचानक इमरान ठटक कर रुक गया। उसके रुकते ही उसके पीछे आने वाले उसके सब साथी भी रुक गए। क्या हुआ इमरान साहब? उसके पीछे मौजूद सफदर ने कहा। टावर की रेलिंग पर एक आदमी कोनियां टेके खड़ा है और दूरबीन से सामने की चेकिंग कर रहा है। अगर उसने नजरें घुमा दी तो फिर हम उसे नजर आ सकते हैं, इमरान ने कहा। ये रिस्क तो बहरहाल लेना ही पड़ेगा इमरान साहब, अलबत्ता अगर उसने इधर देखा तो मैं उस पर फायर खोल दूंगा। और क्या हो सकता है? सफदर ने कहा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आओ, इमरान ने कहा और एक बार फिर आगे बढ़ गया। इमरान की नजरें उस आदमी पर जमी हुई थी, लेकिन वो आदमी मुसलसल सामने की तरफ ही देख रहा था। अचानक उसने इस आदमी को चौंक कर सीधे होते देखा तो इमरान भी चौंक पड़ा। इमरान साहब, वो सामने कुछ दूर हरकत है। उसी लम्हे सफदर ने सरसराते हुए लहजे में कहा तो इमरान भी इस तरफ देखने लगा। हाँ, ये मर्द और औरतें हैं। ओ, इनका अंदाज बता रहा है कि ये पहाड़ी बकरों का शिकार खेलने आए हैं। उनके हाथों में शिकारी गन्ने हैं, इमरान ने आहिस्ता से कहा, लेकिन चलना मौकूफ नहीं किया था। टावर पर मौजूद दूरबीन वाला आदमी एक बार फिर रेलिंग पर कुनियां टेक कर और झुक कर इधर देख रहा था। इमरान साहब, इन लोगों ने हमें देख लिया है शायद। सफदर की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक कर रुक गया और उसके चेहरे पर हकीकी हैरत के तासुरात उभर आए थे। वो लोग काफ़ी फासले पर थे और सायों की तरह नजर आ रहे थे, लेकिन इतने फासले के बावजूद औरतों और मर्दों की तमीज़ हो रही थी। वो 4 मर्द और 3 औरतें थीं। वो भी हमें देखकर हैरान हो रहे हैं। एक औरत हमारी तरफ इशारा कर रही है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, ऊपर टावर की तरफ देखें, ये तो स्टार गन है जो ये लोग उठाए हुए हैं। अकब से सफदर की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने नजरें उठाई और बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि अब वाश टावर पर 2 आदमी नजर आ रहे थे। उनमें से एक आदमी के पास अजीब साख्त की गन थी जो वो कांधे से लटका रहा था। ये तो स्टार गन है, इंतहाई जदीद तरीन गन। ये इंतहाई फासलों के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें से जो मिसाइल नुमा गोली निकलती है वो एक मखसूस फासले पर पहुंचकर ब्रस्ट की सूरत में फैल जाती है, इमरान ने कहा। ये शायद इन लोगों को हलाक करना चाहता है जो वहाँ खड़े हैं, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, इमरान ने कहा। फिर इससे पहले कि वो इस बारे में मजीद कुछ सोचते, स्टार गन से शोला निकला और पलक झपकने में वो दूर मौजूद सायों की तरह खड़े अफराद के करीब पहुंचकर फैल गया और चंद लम्हों के बाद वो सब के सब झाड़ियों में गिर गए। वेरी बैड, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कि वो आम आदमियों को इसीलिए हलाक कर दें कि वो कैंप के अकब में क्यों आए हैं या कैंप की तरफ क्यों देख रहे हैं, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान साहब, शायद ये लोग हमारी वजह से हलाक किए गए हैं, सफदर ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओ, वाकई ऐसा ही हो सकता है। वो शिकार की खातिर जिस अंदाज में झाड़ियों में चल रहे थे, इससे इन लोगों ने यही समझा होगा। वेरी बैड, इमरान ने कहा। इमरान साहब, वॉच टावर से ये लोग चले गए हैं शायद, सफदर ने कहा। इतनी जल्दी तो नहीं जा सकते, इमरान ने कहा। बहरहाल सामने से तो हिट हो गए हैं, हमें भी कुछ वक्त लगेगा टावर तक पहुंचने में, सफदर ने कहा। अगर तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है तो उन्होंने इन लोगों को हमारी जगह पर हलाक किया है, तो फिर ये लोग इनकी लाशें उठाने ज़रूर आएंगे। इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। हमें अब फौरी तौर पर अंदर जाना होगा, इसके बाद अंदर की सूरत हाल देखकर कार्रवाई करेंगे। आओ, पहले मैं जा रहा हूँ, इमरान ने बाकी फासला तय करके टावर के सामने पहुँचते हुए कहा। और इसके साथ ही उसने जेब से कमांड मशीन पिस्टल निकाला और उसका रुख ऊपर टॉर्च टावर की बाहर को निकली हुई रेलिंग की तरफ करते हुए उसने ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे सडर की आवाज़ के साथ ही पिस्टल की नाल के सिरे पर मौजूद कमान नमा कड़ा बिजली किसी तेजी से उड़ता हुआ सीधा रेलिंग की तरफ गया और फिर कटाक की आवाज़ के साथ ही कमान का फौलादी कड़ा जो हाफ अंदाज में था रेलिंग पर जम गया। तो इमरान ने बड़े ट्रैगर के नीचे मौजूद छोटा ट्रैगर दबा दिया तो ऊपर रेलिंग पर कटाक की आवाज़ सुनाई दी और कमान का कड़ा रेलिंग के गिर्द मुकम्मल हो गया। तुमने भी एहतियात से आना है, तुम्हारा जिस्म दीवार से नहीं टकराना चाहिए, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने एक बार फिर ट्रैगर दबा दिया। इसके साथ ही उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो बिजली किसी तेज़ी से ऊपर को इस तरफ उठा जैसे कोई इसे ऊपर को उठाए जा रहा हो। उसके ऊपर उठने की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि चंद लम्हों में वो वॉच टावर की रेलिंग तक पहुँच गया। उसने दूसरे हाली हाथ से रेलिंग पकड़ी और उछलकर अंदर फर्श पर खड़ा हो गया। उसने छोटा ट्रैगर दबाकर रेलिंग के गिर्द मौजूद कड़ा खोला। इसके साथ ही कड़ा कटाक की आवाज़ के साथ पिस्टल की नाल के सिरे पर जम गया तो इमरान ने कमान मशीन पिस्टल जेब में डाल लिया। उसी लम्हे कटाक की आवाज़ के साथ ही सफदर की कमान का कड़ा निकला और चंद लम्हों बाद सफदर भी इमरान के साथ खड़ा था। वॉच टावर को चेक करो, कोई मौजूद ना हो, इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ अक की तरफ मुड़ गया। सफदर के बाद कैप्टन शकील, इसके बाद तनवीर भी अपने कमान मशीन पिस्टल की मदद से वॉच टावर पर पहुंच गए। अब जूलिया और सालिहा नीचे रह गई थीं। मर्दों ने जानबूझकर उन्हें पीछे छोड़ा था क्योंकि ये बात शाइस्तगी के खिलाफ थी कि मर्द नीचे खड़े हों। तो खवातीन इस तरह उड़ती हुई उनके सरों के ऊपर से होकर वॉच टावर पर पहुंचे। तनवीर के बाद जूलिया ने पहले सालिहा को ऊपर भिजवाया और आखिर में वो खुद भी ऊपर पहुंच गई। क्योंकि ये सब इन मामलात में पूरी तरह तरबियत याफ्ता थे, इसीलिए उन्हें कोई परेशानी ना हुई और वो सब इत्मीनान से वॉच टावर पर पहुँच गए। इमरान साहब, एक जीप इस दूसरी इमारत से निकलकर बैरूनी रास्ते की तरफ जा रही है, सफदर ने कहा तो इमरान ने आगे बढ़कर खुद भी जीप को देखा। अभी यहीं रुको, अगर ये जीप इन लोगों की लाशें उठाने जा रही है तो वो यहाँ से नजर आ जाएगी, फिर हमारा एक्शन कुछ बदल जाएगा और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर पहले वाले एक्शन पर अमल करेंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, यहाँ 200-250 मुसल्ला और इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ हमें हर सूरत में बेहोश कर देने वाली गैस फायर करना पड़ेगी, वरना किसी भी वक्त हमारी चेकिंग हो सकती है।
और इसके बाद हमें संभलने का मौका भी ना मिल सकेगा। सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब इन लाशों को लेकर जीप वापस आ जाए तो फिर हम कार्रवाई का आगाज़ करें। इमरान ने जवाब दिया तो इस बार सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। हैरत है, ये इतनी आसानी से मारे गए। शोर तो बहुत सुना था इनके बारे में, लेकिन ये तो चूहों की मौत मारे गए हैं। बहरहाल ये क्रेडिट भी मॉर्गो को ही हासिल हुआ। मुझे मॉर्गो चीफ को ये खुशखबरी सुनानी चाहिए, और ना सिर्फ सुनानी चाहिए बल्कि उन्हें यहाँ कॉल भी करना चाहिए ताकि वो अपनी आंखों से इन्हें देख भी सके। मुझे यकीन है कि वो बाकी CIA एजेंटों की लाशें देखने के बाद मुझे यकीनन इतना इनाम और इकराम देंगे कि मेरी 7 पुश्तें भी लाड बन कर रहेंगी। नार्मन ने खुद कलामी के अंदाज में मुसलसल बोलते हुए कहा। वो इस वक्त मेन इमारत में अपने मखसूस ऑफिस में कुर्सी पर बैठा हुआ था। साइमन ने उसे यहीं पर CIA एजेंटों के मारे जाने की इत्तला इंटरकॉम पर दी थी, और फिर साइमन ने यहाँ खुद आकर तफसील से सारी बात बताई थी, और उसने साइमन को इसके साथियों के साथ खुद जाकर एशियाई एजेंटों की लाशें लाने का हुक्म दिया था। और साइमन और उसके साथी अभी जीप पर यहाँ से रवाना हुए थे। उसे मालूम था कि स्पेशल वे से गुजर कर जाने और वापस आने के बावजूद 1-1.5 घंटा बहरहाल लग ही जाएगा। चुनाचे उसने इस दौरान मॉर्गो चीफ लॉर्ड डोरोथी को फ़ोन करके इस अहम तरीन मामले को इनके गोश गुजार करने का फैसला किया, और इसके साथ उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। फ़ोन के नीचे मौजूद एक मखसूस बटन प्रेस करके उसने फ़ोन डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस लॉर्ड मेंशन। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं स्टार कैंप से चीफ नार्मन बोल रहा हूँ, लॉर्ड साहब से बात कराओ। नार्मन ने बड़े फाहराना लहजे में कहा। हालांकि इससे पहले भी वो लॉर्ड डोरोथी के फ़ोन सेक्रेटरी से भी मोदबाना लहजे में बात करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि फ़ोन सेक्रेटरी टाइप के लोग अपने बॉस के ज़्यादा करीब होते हैं, और ना सिर्फ करीब होते हैं बल्कि उनका कहा भी माना जाता है। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो सर। चंद लम्हों बाद फ़ोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस नार्मन ने कहा। लॉर्ड साहब से बात करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो सर, मैं नार्मन बोल रहा हूँ। नार्मन ने फ़ौरन ही मोदबाना लहजे में कहा, हाँ कहो, क्यों कॉल की है, क्या हुआ है। दूसरी तरफ से मॉर्गो चीफ लॉर्ड डोरोथी की इंतहाई परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। हमने पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा कर दिया है लॉर्ड साहब, उनकी लाशें मेरे सामने पड़ी हैं। नार्मन ने बड़े फाथाना लहजे में कहा। लाशें अभी तक ना पहुंची थी, लेकिन वो लॉर्ड डोरोथी को यही तासुर देना चाहता था कि उसने तमाम चेकिंग मुकम्मल करके उसे कॉल की है। नार्मन की ये बात सुनकर लॉर्ड डोरोथी वाकई बेइख्तियार चीख पड़ा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। चुनाचे नार्मन को पूरी तफसील बताना पड़ी, लेकिन उसने सारी तफसील इस अंदाज में बताई जैसे ये सारी कार्रवाई उसने अकेले सर अंजाम दी हो। और फिर उसने दबे लफ्ज़ों में लॉर्ड डोरोथी को स्टार कैंप आकर खुद इन लाशों को चेक करने की दावत दी, लेकिन लॉर्ड डोरोथी ने खुद वहाँ आने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता उसने ये हुक्म दिया कि नार्मन इन 6 लाशों को लेकर उसके महल में पहुँच जाए, जहां वो उन्हें चेक करने के बाद इसराइल के सदर को भी महल में आने की दावत देंगे। इसके बाद लॉर्ड डोरोथी ने अपना बड़ा हेलीकॉप्टर भेजने का कह दिया, और नार्मन उनका शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। और फिर कुछ सोचकर उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और एक बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। मॉर्गो चीफ का हेलीकॉप्टर आ रहा है। उन्होंने इसके पायलट की फ्रिक्वेंसी भी दे दी है ताकि उससे हेलीकॉप्टर के ट्रांसमीटर पर बात की जा सके। एक बड़ा और खसूसी ट्रांसमीटर मेरे ऑफिस में ले जाओ, नार्मन ने कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया तो नार्मन ने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी जिसके हाथ में वसी रेंज का खसूसी ट्रांसमीटर मौजूद था अंदर दाखिल हुआ। उसने नार्मन को सलाम किया और ट्रांसमीटर उसके सामने रखकर वो मुड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तो नार्मन ने ट्रांसमीटर उठाकर अपने सामने रखा और इस पर हेलीकॉप्टर की खसूसी फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो चीफ ऑफ स्टार कैंप, नार्मन कॉलिंग ओवर। नार्मन ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस पायलट रैमजे टेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मोदबाना था। क्या तुम स्टार कैंप आ रहे हो या अभी वहाँ से रवाना ही नहीं हुए? ओवर। नार्मन ने पूछा। मैं लॉर्ड मेंशन से रवाना हो चुका हूँ, इस वक्त फ़िज़ा में हूँ, लेकिन मुझे आपके पास पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे। ओवर। पायलट रैमजे ने कहा। ओके, जब तुम स्टार कैंप के करीब पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना, फिर मैं तुम्हें मजीद हदायत दूंगा। ओवर। नार्मन ने कहा। यस सर। ओवर। पायलट रैमजे ने कहा। ओके ओवर एंड ऑल। नार्मन ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने इसे फ़ोन के करीब मेज़ पर रख दिया। अब उसे साइमन की वापसी का इंतजार था, जो जीप लेकर पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें उठाने के लिए गया हुआ था। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद इंटरकॉम की घंटी बाज उठी तो नार्मन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर ले आया। यस। नार्मन ने कहा। साइमन बोल रहा हूँ चीफ, मैं लाशें ले आया हूँ। ये लोग यूरोपी मेकअप में हैं, लेकिन इनका मेकअप वॉश नहीं हो रहा। साइमन ने जवाब देते हुए कहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास तो स्पेशल मेकअप वॉशर भी मौजूद है। नार्मन ने तेज़ और सर्द लहजे में कहा। स्पेशल मेकअप वॉशर से भी चेक कर लिया गया है बॉस, लेकिन मेकअप वॉश नहीं हो रहा। साइमन ने जवाब दिया। और फिर ये हमारे मतलूबा लोग नहीं होंगे, तुमने गलत आदमियों को हिट कर दिया होगा। नार्मन ने इस बार वसीले अंदाज में चीखते हुए कहा। बस यही लोग थे, इनकी तादाद भी वही है और इनके पास असलहा भी बेहद हसास था। इनके अलावा और कोई कैंप के अकब में आ सकता है? साइमन ने जवाब दिया। तो वहीं रुको, मैं खुद आ रहा हूँ, नार्मन ने कहा और कुर्सी से उठकर वो तेज़ी से मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर ऑफिस से निकलकर वो 2 राहदारियों से गुजरकर एक बड़े हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ साइमन मौजूद था। सामने फर्श पर 2 औरतें और 4 मर्दों की लाशें पड़ी हुई थी। कमरे में एक और आदमी भी मौजूद था। इन लाशों के साथ ही स्पेशल मेकअप वॉशर भी मौजूद था।
او ویری بیڈ، یہ تو باقی شائی ایجنٹ نہیں ہے، یہ کن لوگوں کو ہلاک کر دیا تم نے؟ نارمن نے مڑ کر سائمن کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا میک اپ کر رکھا ہو جو واش نہ ہو رہا ہو، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے، سائمن نے کہا۔ نان سینس، یہ عام سے لوگ ہیں، ایجنٹوں کے قد و قامت ایسے نہیں ہوتے، تم خود دیکھو ہمارے اور عام لوگوں کے قد و قامت میں کتنا فرق ہوتا ہے، کیا یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ نارمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں ساتھیوں کو لے کر دوبارہ واچ ٹاور پر چلا جاتا ہوں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ سائمن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں واپس جاؤ اور نگرانی کرو، لیکن اب میں کیا کروں گا؟ تمہاری حماقت کی وجہ سے میں نے مارگو چیف لارڈ ڈروتھی کو کال کر دی ہے، انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھجوا دیا ہے تاکہ میں ان لاشوں سمیت ہیلی کاپٹر میں لارڈ مینشن پہنچ جاؤں۔ ان کا ارادہ ہے کہ وہ اسرائیل کے صدر کو کال کر کے یہ لاشیں انہیں دکھائیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ یہ کارنامہ مارگو نے سر انجام دیا ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ نارمن نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ کب پہنچ رہا ہے ہیلی کاپٹر باس؟ سائمن نے پوچھا۔ 1.5-2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نارمن نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے باس کہ میں واچ ٹاور پر موجود رہوں گا اور یہ نان فلائٹ ایریا ہے، اگر آپ یہ نہ بتاتے تو میں اس ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی تباہ کر دیتا، سائمن نے جواب دیا۔ او خیال رکھنا، نان سینس، دوسری حماقت نہ کر بیٹھنا، نارمن نے غصیلے لہجے میں کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ رابرٹ اسٹار کیمپ کی سماعت کا انچارج تھا جو تربیت حاصل کرنے والے اسٹار ایجنٹ کے لیے مخصوص تھی۔ وہ اسٹار کیمپ کا عملی انچارج بھی تھا اور تمام ایجنٹس کو دی جانے والی ٹریننگ کی نگرانی بھی وہی کرتا تھا اور اس کے احکامات پر بھی عمل کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ رابرٹ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سسکا اسسٹنٹ نارڈو تھا جس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے، اور ان تاثرات کو دیکھ کر ہی رابرٹ چونک پڑا۔ کیا ہوا نارڈو؟ رابرٹ نے چونک کر کہا۔ باس، واچ ٹاور پر اجنبی افراد کا قبضہ ہے، 4 مرد اور 2 عورتیں، نارڈو نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو سائمن اور اس کا اسٹاف موجود تھا، رابرٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں باس، میں نے زیرو روم میں اسکرین پر دیکھا ہے انہیں، نارڈو نے کہا تو رابرٹ بے اختیار اچھل پڑا۔ او ہاں، وہاں سے انہیں آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے، یہ تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے، آؤ دکھاؤ مجھے، رابرٹ نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف آ گئے۔ عمارت کی مختلف راہداریوں میں سے گزر کر وہ ایک سرنگ نما راہداری میں داخل ہوئے جو کافی گہرائی میں جا کر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس سرنگ میں بھی کمروں کے دروازے دائیں بائیں موجود تھے۔ سرنگ انسانی ہاتھوں کی ہی بنی ہوئی تھی۔ سرنگ کا اختتام ایک کافی بڑے ہال نما کمرے میں ہوا۔ اس کمرے میں مشینری نصب تھی، لیکن یہ مشینری آٹومیٹک تھی، اسی لیے یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ اس مشین پر باس ادھر، نارڈو نے ایک مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں تیزی سے اس مشین کی طرف بڑھتے چلے گئے جس کی طرف نارڈو نے اشارہ کیا تھا۔ تم کیوں یہاں آئے تھے؟ رابرٹ نے مشین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ باس، ایک لڑکی میرے ساتھ تھی اور یہاں کسی قسم کی مداخلت کا خطرہ نہیں ہوتا، نارڈو نے جواب دیا تو رابرٹ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں دیوار میں نصب ایک آدم مشین کے سامنے پہنچ گئے۔ اس کی اسکرین پر ایک منظر موجود تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے کمرے کا منظر تھا جس میں ایک میز اور چند کرسیاں موجود تھیں، اور وہاں واقعی 6 افراد موجود تھے جن میں 2 عورتیں اور 4 مرد شامل تھے۔ وہ بار بار کھڑکی سے کیمپ کے اندرونی منظر کو اس انداز میں چیک کر رہے تھے جیسے انہیں کسی کی آمد کا انتظار ہو۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ رابرٹ نے کہا۔ باس، آپ چیف نارمن کو اطلاع کر دیں، وہ خود ہی سنبھال لیں گے، نارڈو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم ان 6 افراد کو بھی سنبھال نہیں سکتے؟ نان سینس، رابرٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا باس، نارڈو نے رابرٹ کے غصے پر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں کس طرح ہلاک کیا جائے، اس طرح کی کوئی رسک نہ ہو، رابرٹ نے سوچنے کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ باس، انہیں یہاں سے تو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، البتہ انہیں بے ہوش کیا جا سکتا ہے اور پھر انہیں یہاں لایا جا سکتا ہے، نارڈو نے کہا تو رابرٹ بے اختیار چونک پڑا۔ بے ہوش؟ وہ کیسے؟ رابرٹ نے کہا تو نارڈو ایک اور مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس مشین کے ایک ہینڈل نیچے کر دیا، رابرٹ بھی اس مشین کے قریب آ گیا۔ اس مشین کی اسکرین پر بھی وہی منظر نظر آ رہا تھا۔ پھر نارڈو نے اس مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی مشین سے ہلکی سی گونج کی آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی اسکرین دھندلا گئی۔ چند لمحوں بعد جب اسکرین دوبارہ صاف ہوئی تو رابرٹ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ وہ 6 کے 6 افراد ٹیڑھے میڑھے انداز میں نیچے گرے ہوئے تھے۔ ویری گڈ نارڈو، تم تو اس قدر پیچیدہ مشینری بھی آپریٹ کر لیتے ہو، گڈ شو، رابرٹ نے نارڈو کے کندھے پر ہاتھ سے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ باس، میں یہاں آنے سے پہلے ایک ایجنسی میں مشینری انچارج تھا اور یہاں کی تمام مشینری میری دیکھی بھالی ہوئی ہے کیونکہ میں یہاں اکثر لڑکیوں کے ساتھ آتا جاتا رہتا ہوں، نارڈو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب ان کو یہاں نیچے کیسے لایا جا سکتا ہے یہ بھی بتا دو، رابرٹ نے کہا۔ باس، یہاں ایسی مشینری بھی موجود ہے جس کی مدد سے یہاں سے خفیہ راستہ کھولا جا سکتا ہے، جس کی مدد سے آسانی سے واچ ٹاور کے اندرونی بند حصے سے اوپر پہنچا جا سکتا ہے اور انہیں اٹھا کر نیچے لایا جا سکتا ہے، لیکن باس آپ چیف نارمن کو اطلاع دیں، وہ خود ہی انہیں اٹھوا لیں گے، نارڈو نے کہا۔ تم بار بار احمقانہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ان لوگوں کی یہاں موجودگی چیف نارمن کے ماتحتوں کی انتہائی حماقت ہے۔ جب میں چیف نارمن کو اطلاع دوں گا اور ان بے ہوش افراد کو ان کے سامنے پیش کروں گا تو پھر یقیناً چیف نارمن مجھے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیں گے اور اس طرح میں پورے کیمپ کا انتظامی اور عملی انچارج بن جاؤں گا، اور سنو تم میرے ماتحت رہو گے، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو نارڈو کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا کیونکہ یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ پھر تو پورے اسٹار کیمپ کی لڑکیاں میری ماتحت ہوں گی، گڈ باس، آپ واقعی بے حد سمجھدار ہیں، نارڈو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو رابرٹ بے اختیار مسکرا دیا۔ اب انہیں اٹھا کر نیچے کون لائے گا؟ رابرٹ نے کہا۔ آپ حکم دے تو میں لے آؤں گا، اور میری درخواست ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں بعد میں آپ میری تحویل میں دے دیں، نارڈو نے کہا۔
ٹھیک ہے، لیکن ہم نے انہیں یہاں نہیں رکھنا بلکہ بلیک روم میں لے جا کر رسیوں سے باندھنا ہے، پھر انہیں ہوش میں لا کر ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے اور یہ کون ہے اور واچ ٹاور پر کیسے پہنچ گئے، اور حیرت ہے کہ کسی کو ابھی تک اطلاع بھی نہیں ہے، رابرٹ نے کہا۔ یہاں انٹرکام موجود ہے، آپ جیری اور اس کے ساتھیوں کو بلا لیں، وہ انہیں اٹھا کر لے آئیں گے، ناڈو نے کہا تو رابرٹ تیزی سے اس طرف کو بڑھ گیا جدھر ناڈو نے فون کا اشارہ کیا تھا۔ یہاں کے بارے میں ناڈو کو اس طرح علم تھا جیسے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف ہو، لیکن رابرٹ شاید یہاں 2 یا 3 بار آیا ہوگا اور صرف راؤنڈ لگانے کے لیے، اس لیے اسے یہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے ناڈو کے اشارے پر وہ ایک کونے میں رکھے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور مخصوص نمبر پریس کر کے اپنے آدمی جیری سے رابطہ کیا اور اسے اپنے ساتھیوں سمیت فوراً اس تہخانے میں طلب کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نہ صرف جیری اور اس کے ساتھی وہاں آ گئے بلکہ انہوں نے اندرونی راستے سے گزر کر واچ ٹاور میں بے ہوش پڑے ہوئے مرد اور عورتوں کو نیچے لا کر انہیں نہ صرف بلیک روم میں پہنچا دیا بلکہ رابرٹ کے کہنے پر انہیں کرسیوں پر بٹھا کر کرسیوں کی مدد سے اچھی طرح باندھ دیا۔ یہ کون لوگ ہیں باس؟ جیری نے فارغ ہونے کے بعد رابرٹ سے پوچھا۔ ہمیں خود نہیں معلوم، اب انہیں ہوش میں لا کر پوچھیں گے، رابرٹ نے جو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمارے لیے مزید کیا حکم ہے باس؟ جیری نے کہا۔